Good afternoon to everyone. So this is the chapter 2 sexual reproduction in flowering plant. So इसमें क्या है कि फ्लावर के डायग्राम से आपका चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ था कि फ्लावर का जो डायग्राम है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है। इसमें सबसे बाहर की तरफ अगर हम देखें तो सेपल्स हैं जो थैलेमस से डायरेक्टली सबसे पहले पार्ट्स जो निकलते हैं थैलेमस से वो क्या आते हैं, सेपल्स। सेपल्स की ग्रुप को कल हमने देखा था कि कैलिक्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो पार्ट निकल रहे हैं थैलेमस से वो क्या है, पेटल्स हैं। पेटल्स की ग्रुप को हमने बोला था कोरोला। फिर हम देख रहे हैं कि अंदर की तरफ ये लंबे लंबे से स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर्स प्लस इनके हेड में डबल डबल सर्कुलर पार्ट्स के हेड हैं, एंथर। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको स्टेमन बोलते हैं। सिंगल को एक स्टॉक हो जिसका और एक एंथर हेड हो, पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, स्टॉक को तो फिलामेंट और हेड को एंथर। तो इन दोनों को, इन सबका नंबर है यहाँ पे, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आंसर यहाँ पे दिखा रखे। तो ये पूरा सॉरी, स्टेमन्स यहाँ दिखा रखे हैं 13। तो स्टेमन का ग्रुप क्या कहलाता है, एंड्रोशियम। कल हमने देखा था कि मेल पार्ट है एंड्रोशियम। सेंटर में एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है और उसके टॉप पे स्टिग्मा है, बीच में ट्यूब है और फिर एक नीचे गोल सा ओवरी है। तो इन तीनों को मिला के एक ही स्ट्रक्चर बोलते हैं कार्पल। और कार्पल के अगर ग्रुप हो, बहुत सारे कार्पल एक साथ हो या फिर सिंगल भी है यहाँ पर, तो भी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसे गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है। अब इसमें टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि स्टेमन का स्ट्रक्चर सिंगल अगर हम देखें तो किस तरीके से है, बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है। तो पहले एक्सटर्नल हमने रिवाइज करते हैं कि बाहर से प्रॉक्सिमल एंड जो होता है इसका, मतलब सबसे नीचे वाला जो पार्ट है जहाँ से स्टार्ट होता है, वो पार्ट थैलेमस से जुड़ा रहता है। प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का थैलेमस से जुड़ा रहता है और इसके टॉप में एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बायलोब्ड एंथर होता है। टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट पे, एक एंड पॉइंट तो उसका थैलेमस से जुड़ गया, दूसरे एंड पॉइंट पे इसमें क्या है, एंथर है। ठीक है। अगर एक सिंगल चेम्बर वाला होगा अंदर से तो मोनोथीकस बोलेंगे, एक ही थीका है, मोनो मतलब एक। पर अगर जनरली क्या होता है, एक थीका हिबिस्कस में देखा जाता है, जनरली सब में ज्यादातर एंथर्स में बायलोब्ड देखा जाता है, जैसे ब्रिंजल का यहाँ दिखा। ब्रिंजल में ये रेड लाइन जो होती है एक थीका को एक सॉरी, रेड लाइन जो होती है एक लोब में दो थीका बना देती है, दो इंटरनल चेम्बर्स बना देती है। टोटल एक एंथर में कितने चेम्बर्स बन जाते हैं, 4। ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। एंजियोस्पर्म एंथर डायथीकस होते हैं। एंथर इज बायलोब्ड with each lobe having two theca. Longitudinal groove run lengthwise separating the theca. Longitudinal groove जो होता है वो पूरी लंबाई में होता है और वो थीका को सेपरेट कर रहा होता है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लेंथवाइज सेपरेट कर रहा होता है थीका को। अब हमको अगर हम इसे कट करके देखें, मतलब हॉरिजॉन्टल कट इसमें देखें, तो आप देख रहे हो एक ओपनिंग की तरह हो गया है कि इसका एक कवर हटा दिया गया, अपर लिड हटा दिया। लिड के अंदर अगर हम देखेंगे हमें 4 पॉलन ग्रेन के सैक्स, जहां पर ऐसे चैम्बर होंगे, इन्हीं को थीका बोलते हैं, 4 कह सकते हैं इन नंबर। तो ये पॉलन सैक कहो, माइक्रोस्पोरेंजियम कहो, ये एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रखा है। इंटरनल स्ट्रक्चर में डायथीकस बायलोब्ड नेचर बोला है। एंथर 4 साइड का है, टेट्रागोनल ये बताया हुआ है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया उसके कॉर्नर्स पे लोकेटेड हैं, ये बताया हुआ है। 2 इन ईच ट्यूब, एक 2 चेम्बर्स हैं एक लोब में,
2 लोब्स तो हैं ही अंदर के, पर एक ही लोब में कितने चेम्बर्स हैं, कितने थीका हैं, 2, इसलिए डायथीकस बोला। तो टोटल 4 हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम टीएस में बता रखा है कि आउटर लेयर एपिडर्मिस है, फिर उसके सेकंड अंदर वाली सेकंड लास्ट एंडोथीसियम है, फिर मिडल लेयर्स हैं कुछ 2-3 लेयर्स, एंड देन टेप्टम है। आउटर 3 वॉल्स लेयर्स की एपिडर्म प्रोटेक्शन का फंक्शन करती हैं और उन एंथर को तोड़ने में भी हेल्प करती हैं। और इनर वॉल टेपिटम क्या होती है, नरिशमेंट देने में हेल्प करती है, नरिश करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। सेल ऑफ टेप्टम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म, टेप्टम के सेल्स डेंस साइटोप्लाज्म में पोजेस करते हैं और ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, पॉलीप्लॉइडी उनका नंबर होता है। ठीक है, ये डिसेंस एंथर, जो एंथर टूटा हुआ है उसको दिखा रखा है कि कैसे मैच्योर हो चुका है एंथर और वो टूट चुका है। तो जो डिसेंस एंथर होता है, जो टूटा हुआ एंथर है, वो इस तरीके से दिखता है। व्हेन एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, सबसे सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू था जिसने क्या बना दिए, बहुत सारे पॉलन ग्रेन बना दिए। उसके अंदर मियोसिस हुई और उसने पॉलन ग्रेन बना दिए। सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन्स। पोटेंशियल पॉलन और पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये एक फ्लोचार्ट जैसा है जिससे आप समझ सकते हो कि जो पोटेंशियल पॉलन मदर सेल है यानी स्पोरोजिनस टिश्यू में जो सेल है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब उसने मियोसिस करी। ये देखो नीचे लिखा है इसके जस्ट कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू बना माइक्रोस्पोर टेट्राड, मियोसिस के थ्रू। और इसकी मियोसिस की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। फिर वो माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं जो एक साथ रहते हैं और फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड से वो पॉलन ग्रेन्स बन गया, एंथर मैच्योर हो गया और एंथर की वॉल्स डिहाइड्रेट हो गई, डिसोसिएट हो गई और टेट्राड सेपरेट हो गया। ठीक है, अब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो कल हमने ये भी देखा था कि स्फेरिकल है, बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक्साइन है, अंदर की स्ट्रक्चर अंदर की लेयर में इंटाइन है। और ये डायग्राम भी आपको बुक में दिया हुआ है। ये जो पॉलन ग्रेन है उसका एक न्यूक्लियस है, उसमें 2 वैक्यूल्स हैं और ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, एक ही उसका सिंगल लेयर है। और जब उसके अंदर डिवीजन होता है, जब उसका डेवलपमेंट होता है, तो एक जो पॉलन ग्रेन है वो अपना वैक्यूल को दोनों को जोड़कर एक बड़ा वैक्यूल बनाता है और वो उस वैक्यूल के बनने से इसके क्रोमोसोम के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर एक प्रेशर सा पड़ता है और वो डबल होना शुरू हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ये डबल होता है। तो एक सेल के अंदर ही अंदर एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं, 2 न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय plasma membrane, a mature pollen grain inside intine and outside exine। ये 2 लेयर्स है pollen grain की। अंदर वाली लेयर डबल लेयर है, अंदर वाली लेयर इंटाइन, बाहर वाली लेयर एक्साइन, EXINE, INTINE, इंटाइन एंड एक्साइन। डेवलपमेंट के दौरान माइक्रोस्पोर माइटोसिस करके 2 सेल्स बना लेता है। जब ये डेवलपमेंट कर रहा है माइक्रोस्पोर तो ये कितने सेल्स में बट गया, 2 सेल्स में, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल। बिगर वेजिटेटिव सेल जो कि पॉलन ट्यूब बनाता है, उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन है, उसके अंदर ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, अबंडेंट फूड है, तो वो क्या बनाता है, बड़ा वाला सेल पॉलन ट्यूब बनाता है। और छोटा वाला सेल क्या बनाता है, जनरेटिव सेल है, छोटा वाला सेल क्या बनाता है, डेंस साइटोप्लाज्म तो है, वो गैमेट्स बनाता है। छोटा वाला सेल क्या बनाता है, गैमेट्स बनाता है।
इसके आगे नहीं, इसमें साइटोप्लाज्म एंड के आगे एंड न्यूक्लियस, एंड एंड न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें। इसके नीचे पिस्टल शुरू हुआ है, पिस्टल गाइनोशियम। मेल पार्ट खत्म हो गया, मेल पार्ट का पॉलन ग्रेन बनना खत्म हो गया। अब उसका पर इसके बाद एक और चीज़ आनी चाहिए जो कि है पॉलन ग्रेन की इम्पोर्टेंस या फिर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर का एक और इमेज है, ये वाला। ये हो गया था। हाँ, तो इसको हमें एक बार रिवाइज भी करना पड़ेगा ना कि पॉलन ग्रेन के क्या इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पॉलन कहाँ काम आते हैं, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है और क्या काम आते हैं। स्ट्रक्चर तो अभी हमने देख ही लिया क्या है कि पॉलन ग्रेन एक यूनिसेलुलर वी कैन से सिंगल सेल है सेरिकल शेप का, जिसकी 2 लेयर्स है, बाहर की एक्साइन, अंदर की इंटाइन, और उसके अंदर पहले तो एक न्यूक्लियस रहता है, पर वो माइटोटिकली डिवाइड करके 2 सेल्स बनाता है, बिगर वेजिटेटिव सेल और स्मॉलर जनरेटिव सेल। वो तो स्ट्रक्चर हो गया पॉलन ग्रेन का। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स पे रंग बिरंगे पॉलन ग्रेन दे रखे हैं, तो ये अलग अलग फ्लावर के, कोई राइस का हो सकता है, कोई सनफ्लावर का है, कोई हिबिस्कस का है, कोई रोज का है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में, इस इमेज में बहुत सारे तरह तरह के तुम देख पा रहे हो, किसी की स्मूथ एक्साइन है, किसी की बहुत कांटेदार एक्साइन है, अलग अलग तरह की एक्साइन है। जैसे धतूरे का होता है, धतूरे में कांटे उगते रहते हैं, उस टाइप का सरफेस सबका अलग अलग है। देन साइज, शेप्स, कलर्स डिफरेंट, डिजाइंस डिफरेंट होगी। हर पॉलन ग्रेन की डिजाइन, शेप, साइज, कलर डिफरेंट है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट्स को। मेल गैमेटोफाइट मतलब मेल गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर। मेल गैमेटोफाइट मीन्स होता है स्ट्रक्चर दैट कैन प्रोड्यूस मेल गैमेट। साइज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। ये फॉसिल्स की तरह भी बन सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स भी हमें मिल सकते हैं किसी की जगह की मिट्टी अगर हम खोदें कि वो बहुत ही मिलियन ईयर्स पहले वाले प्लांट्स के पॉलन ग्रेन हैं, तो वो फॉसिल की तरह भी हमें उस प्लांट के बारे में, उस प्लांट की टाइमलाइन या वो प्लांट कितने सदियों पहले था उसके बारे में हमें बता सकते हैं। जैसे कि हम कोई रॉक वगैरह कहीं पर अर्थक्वेक या फिर कोई ऐसे डिगिंग हो रही है कहीं पर, तो उस टाइम पे एवोल्यूशन चैप्टर में होता है, जैसे बताते हैं कि कितने ईयर्स पुरानी कोई चीज है। तो पॉलन ग्रेन अगर हम उस मिट्टी में, हमने स्लाइड बनाई और हमें उसमें पॉलन ग्रेन भी मिले, तो हम देख सकते हैं कि उस जमाने में किस तरीके के प्लांट उगते थे। इसीलिए यहाँ लिखा है फॉसिल की तरह काम हो सकता है, क्योंकि जो बाहर वाली लेयर होती है एक्साइन, उसके अंदर एक ऐसा मटेरियल होता है स्पोरोपोलिनिन नाम का, तो इसके प्रेजेंस की वजह से वो फॉसिल्स बन सकते हैं। द इम्पोर्टेंट केमिकल है स्पोरोपोलिनिन, कि ये किसी भी बायोलॉजिकल एंजाइम्स इसको तोड़ नहीं सकती हैं। कोई केमिकल्स, एसिड्स, बेस इससे क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। ये किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता, जलता नहीं है, कटता नहीं है, इस वजह से ये क्या बन सकता है, फॉसिल बन सकता है। मिट्टी, पहाड़ से मिट्टी भी बनेगी, उसमें एसिड्स भी आएंगे या कोई ऑर्गेनिज्म उस पर रिएक्शन भी करेंगे, तो वो उनके रिएक्शन के साथ पार्ट नहीं लेगा। स्पोरोपोलिनिन इनर्ट है, जैसे हम बोलते हैं ना नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। सिर्फ स्पोरोपोलिनिन पॉलन ग्रेन को क्या करके रखता है, बचा के रखता है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक है जिसमें किसी भी चीज को अगर हम बहुत सदियों तक प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये लिक्विड नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन गैस जो लिक्विड स्टेट में है, उतने टेम्परेचर पे हम डीप फ्रीजर के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर अगर हम किसी के पॉलन ग्रेन्स शेड कर लें किसी फ्लावर के और एक टेस्ट ट्यूब में लिक्विड नाइट्रोजन भर लें, तो वो वैसे की वैसे ही कई मिलियन ईयर्स तक भी प्रिजर्व रह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब वो दोबारा जर्मिनेट कर लेंगे अगर हम उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे उन पॉलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन से हटा के, तो वो ऐसे रहेंगे कि उनसे वापस से नया प्लांट जनरेट किया जा सकता है। फॉसिल से तो नहीं कर सकते हम, बट इनसे हम कर सकते हैं। इनमें लाइफ वैसे की वैसी जम जाती है।
फ्रीज हो जाए। ये प्रिजर्वेशन है। प्रिजर्वेशन किसी चीज का करने का मतलब है कि उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना। तो इसे ऐसे मेथड को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। और पॉलन ग्रेन्स का बैंक बनाने में भी काम आता है क्रायो प्रिजर्वेशन, पॉलन बैंक्स। कि हमें इंडिया में जितने भी राइस के पौधे हैं उनके पॉलन ग्रेन्स जितने भी हैं, अगर हम उसको बैंक बनाएं, सीड बैंक जैसे बनता है, सीड्स का भी बैंक बनता है कि अगर किसान को कोई नई फसल लानी है या कुछ ऐसी ब्रीडिंग टेक्निक करनी है जो पुरानी फसल से वो क्या चाहता है, डीएनए चाहता है नई फसल में। तो प्लांट ब्रीडिंग करते वक्त, हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त अगर हम कहीं से महाराष्ट्र का कोई बीज मंगाएं तो महाराष्ट्र के उसमें लैब में वो सेव रहता है लिक्विड नाइट्रोजन में। तो ऐसे ही पॉलन ग्रेन्स भी सेव करे जा सकते हैं। पॉलन फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू, पॉलन एक फूड की तरह भी है जिसकी खुद की एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है। परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, पॉलन किसको खाने को दिया जा सकता है? एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ाने में काम आ सकता है, जो रेस करते हैं, और घोड़े भी, हम लोग भी और घोड़े भी। अगर हम लोग भागते हैं, जैसे कोई बड़े बड़े रेसर होते हैं, एथलीट होते हैं, तो उन एथलीट को भी पॉलन ग्रेन्स खाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ड्रग्स के रूप में नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। तो उनके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उनको मिल सकते हैं। रेस हॉर्सेस को भी हम ये खिला सकते हैं, इससे बहुत हाई न्यूट्रिशन उनको मिलता है। पॉलन एलर्जी, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, पैथीनियम, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अभी तक हमने ऊपर एडवांटेजेस पढ़े हैं, बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर फ्लावर के पॉलन ग्रेन से एलर्जी हुई तो उसको एलर्जी हो जाएगी, उसको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उसको सांस नहीं लिया जाएगा, जैसे कि पार्थेनियम नाम के प्लांट में होता है। नॉर्मल अगर रोज को आप स्मेल करते हो कुछ नहीं होगा, दूसरी फ्लावर्स को स्मेल करते हो कुछ नहीं होगा, पर अगर पार्थेनियम को स्मेल कर लेते हो तो वो क्या है, एक अस्थमा का अटैक करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि पार्थेनियम वो कैरेट ग्रास, एलर्जी वाली ग्रास, जो गोभी गोभी जैसा तुमको वाइट वाइट सा छोटा छोटा सा घास खरपतवार मिलती है, कहीं कहीं उगी हुई देखी होगी, ऐसी खुले में कहीं पे भी खरपतवार उग जाती है। पत्ते तो उसके गाजर जैसे होते हैं, बट उसके ऊपर छोटी छोटी सी वाइट वाइट सी गोल गोल सी लगी रहती है, वो बहुत एलर्जी वाला प्लांट होता है, उससे अस्थमा हो जाता है। हाँ, पार्थेनियम देखते हैं, पार्थेनियम का डायग्राम, उससे आपको याद आ जाएगा। अभी हम सही याद दिलाया, गूगल पे तो हमें डायग्राम दिख ही जाएगा, किसी को याद नहीं होगा तो देख सकते हैं, क्योंकि आजकल हम इतना एक्सप्लोर करते नहीं हैं। ये आपने बहुत देखी होगी, हाँ ये वाली आपने देखी होगी ग्रास, ऐसी ग्रास अस्थमा के लिए एलर्जी करती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी वीड है जो हमारे इंडिया में नेचुरली नहीं उगती थी, पर बाहर से आई है। ठीक है, और ये खतरे का वो होती है, खतरनाक होती है, कहीं कहीं पे भी आपको दिखे तो आप उधर से दूर जाइए। तो पार्थेनियम है, इन्वेजिव स्पीशीज है, बहुत जल्दी फैलती है। ठीक है, कैरेट ग्रास इसको बोलते हैं, कैरेट ग्रास, क्योंकि इसके पत्ते कैरेट जैसे होते हैं थोड़े थोड़े। तो ये इसके पॉलन ग्रेन से अस्थमा होता है। वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, वाइबल फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू सेवरल मंथ, मतलब कितना पॉलन ग्रेन्स वाइबल है, जिंदा रह सकता है, वो उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि कैसे इन्वायरमेंट में उसमें उसको हमने प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, हमने उसे पर्टिकुलर टेम्परेचर और अगर मॉइस्चर पे, जैसे हमने -196 पे रखा, टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, तो हम बहुत सालों तक, कई 50 साल तक भी अगर ऐसे उसी 196 में रखेंगे तो वो वैसा का वैसा रहेगा। पर अगर हमने उसे 50 डिग्री पे रखा या 100 डिग्री पे रखा तो हम इतने दिन तक नहीं रख सकते। ठीक है, तो हम डिपेंड करता है और कितने पानी में हमने उसे रखा है। बिल्कुल ड्राई करके रखा है तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा से किसी से भी, इनर्ट हो जाएगा। बट अगर हमने उसे थोड़ा भी मॉइस्चर दिया है तो हो सकता है वो खराब भी हो जाए मॉइस्चर से।
तो कितने मिनट से लेकर कितने मंथ तक वो जिंदा रह सकता है, पॉलन ग्रेन डिपेंड करता है कि कितने टेम्परेचर पे वो रखा हुआ है और क्या उसकी ह्यूमिडिटी है, पानी का लेवल कितना है। अब ये एक्साइन दिख रही है बाहर वाली, अंदर वाली इंटाइन दिख रही है, जर्मिनल फरो दिख रही है, ठीक है, ऐसी दिखती है ये। बाहर वाली जो होती है वो थोड़ी कांटेदार सी होती है, उसमें थोड़े से कह सकते हैं स्पाइक्स जैसे होते हैं। अंदर वाली लेयर क्या होती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल एक लेयर होती है, सिंगल। बाहर वाली मोटी होती है एक्साइन। क्या है? देखो यहाँ पे दे रखा है पॉलन किट के अंदर क्या क्या रहेगा, फैटी सब्सटेंसेस, स्पोरोपोलन इनकी आपकी एक्साइन, और उसके इंटाइन में क्या क्या रहता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज और कैलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और कैलोज, ये सारी शुगर्स इंटाइन में रहती हैं। और एक्साइन में येलो वाली में क्या रहती है, स्पोरोपोलिन नाम का मटेरियल, दोनों ऑर्गेनिक मटेरियल है, सेलुलोज ऑर्गेनिक मटेरियल। ये वाला डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एंथर के अंदर का स्ट्रक्चर की लेयर्स का, ये बनाना ही बनाना है नोट्स में। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर, मिडल लेयर एंडोथीसियम, और देन मिडल लेयर्स एंड देन टेपिटम, और फिर ये दोनों, क्योंकि इसमें सेल्स की लेयर अच्छे से बता रखी है, सेल्स के न्यूक्लियस वगैरह दिखा रखे हैं, ए और बी दोनों बनाना। अब पिस्टल और कार्पल के बारे में समझाया हुआ है कि जैसे एंथर के बारे में हमने पढ़ा था, वैसे पिस्टल के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पिस्टल स्लैश गाइनोशियम, ये सबसे अंदर का वर्ल है, सबसे अंदर का मतलब सबसे सेंटर में आने वाला, फीमेल पार्ट सबसे सेंटर में आता है। कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये कार्पल के पार्ट्स है तीनों। एक कार्पल कितने चीजों से मिलके बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलके बनता है। ओवरी जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोरेंजियम। जैसे आपके एंथर का दूसरा नाम था माइक्रोस्पोरेंजियम, वैसे ओवरी ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो आपके ओव्यूल इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम अटैच्ड टू द टिश्यू इनसाइड ओवरी, प्लासेंटा, ओवेरियन कैविटी, लोक्यूल्स। तो ओवरी के अंदर प्लासेंटा भी होगा, ओवेरियन कैविटीज भी होंगी, लोक्यूल्स भी होंगे, जहां पर प्लासेंटा से डायरेक्टली ओव्यूल क्या करेगा, कनेक्टेड रहेगा। प्लासेंटा आपको रिकैप करना पड़ेगा, 11th में हमने पढ़ा है प्लासेंटा, ये वॉल ऑफ ओवरी होता है, इट इज द वॉल ऑफ ओवरी विच इज अटैच्ड टू द ओव्यूल। पेराइटल प्लासेंटेशन क्वेश्चन भी दिया था, मार्जिनल प्लासेंटेशन, ठीक है। तो प्लासेंटेशन के टाइप थे कि ओवरी के वॉल से ओव्यूल कैसे अटैच्ड है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स किसी ओवरी में एक भी हो सकती है, जैसे वीट में, पैडी में, मैंगो में, और बहुत सारे भी हो सकते हैं।
ओव्यूल जैसे कि पपीते में होता है, वाटरमेलन में होता है, ऑर्किड्स में कितने सारे बीज निकलते हैं। ओव्यूल बाद में जाके बीज ही बनता है, ठीक है। मोनोकार्पलरी, मल्टी कार्पलरी ओवरी दोनों तरह की हो सकती है, एक ही कार्पल भी हो सकता है, जैसे फ्लावर के डायग्राम में था, बहुत सारे कार्पल भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे होंगे तो मल्टी कार्पलरी बोलते हैं। सिनकार्पस मतलब सारे कार्पल्स क्या हो आपस में फ्यूज हो, तो वो सिनकार्पस बोला जाता है ओवरी। और एपोकार्पस यानी फ्री, सारे के सारे फ्री। तो ये आपके कार्पल्स का और पिस्टल का स्ट्रक्चर है कि बाहर से कैसे दिखेगा, उसमें क्या क्या चीजें हैं, और प्लासेंटा क्या होता है, व्यूल क्या होता है, उसकी जनरल इंफॉर्मेशन। तो ये वाली लिखनी है आपको पिस्टल से, ये वाला पिस्टल, पिस्टल कार्पल। मैम ये लेकिन टॉपिक क्या है इसका? मैंने टॉपिक इसका पिस्टल ही आएगा, पिस्टल गाइनोशियम, पिस्टल स्लैश गाइनोशियम, ये उसकी पॉइंट्स हैं, तो इन्होंने बुलेट में लिख दिया पर ये टॉपिक है पिस्टल स्लैश गाइनोशियम। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स को हम समझ के और उसके रिप्रोडक्शन में उसके मेल पार्ट को पहले हमने समझा, यानी कि एंथर को, स्टेमन को, और फिर हमने फीमेल पार्ट को समझा है जो कि है पिस्टल। पिस्टल की बारी है अभी, क्योंकि एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन बनते हैं, वो हम देख चुके, पॉलन ग्रेन मियोसिस से कैसे बन रहे हैं। अब पिस्टल में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल कैसे बनता है, ओव्यूल में एग कैसे बनता है, ये हमको देखना है। बालाजी के पास का कुछ शाम आप गए थे अच्छा सब लेके आए हमें बांट देते। तो इसमें हमें प्लासेंटा के बारे में पता चल गया, कार्पल के बारे में पता चल गया, सिनकार्पस और एपोकार्पस के बारे में पता चल गया। एनाट्रोपस ओव्यूल, ये ओव्यूल के टाइप हैं, तो हम एनाट्रोपस ओव्यूल ही लिखेंगे क्योंकि हमारी बुक में एनाट्रोपस ओव्यूल ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम वही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक ऐसा ओव्यूल जो कि 180 डिग्री एंगल पे टर्न होता है और इसको इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं। माइक्रोपाइल इसके बिल्कुल पास आ जाती है टू द हाइलम,
और एट साइड ऑफ हाइलम फाउंड इन 90% ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली। और ये सबसे ज्यादा यही वाला ओव्यूल 90% फ्लावरिंग प्लांट्स में एनाट्रोपियस ओव्यूल ही मिलता है। बी शेप में इसको दिखा रखा है, बी वाले में इसका डायग्राम बना रखा है। मैंने क्लास में रिपीट भी कराओगे आप चैप्टर? हम्म। मैं तो इसको बोर हो जाऊंगी पढ़ते। हम इसमें नीचे नीचे वाले भी करना है? नहीं, सिर्फ दो ही करना, सेकंड वाला ही करना। इसका डायग्राम बना लेंगे, बुक में भी दिया हुआ है इसका डायग्राम, ये वाला यहाँ पे भी दिया हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल का। ये उन्होंने बस सीधा करके बना दिया है, बुक में ऐसा दिया हुआ है तो उन्होंने ऐसा बना दिया। और पार्ट्स वही हैं, बनाना वही है। ये टेबल बना लो, इसके पार्ट्स के डिफिनेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूनिकल क्या रीजन होता है। तुम देख रही हो ओव्यूल का स्टॉक है फ्यूनिकल, ये पूरा ओव्यूल है, तो उसका जो जिससे वो लगा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है ओवरी से, उस पोर्शन को जिससे वो ओवरी से डायरेक्टली जुड़ा होता है ओव्यूल, ये पूरा ओव्यूल है, तो उसको उस स्टॉक को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। फ्यूनिकुलस यहाँ लिखा है पर यहाँ फ्यूनिकल लिखा है। फ्यूनिकल का नाम डेफिनेशन क्या है? ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लासेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। हिलम क्या है? फ्यूनिकल से ओव्यूल के बीच का ये कनेक्शन, जो कनेक्शन है ये वाला, इसे हिलम बोलते हैं। यहाँ पे हालांकि इन्होंने हिलम मार्क नहीं कर रखा, पर इसमें कर रखा होगा, देखो ये वाला अटैचमेंट, ये तो फ्यूनिकल हो गया स्टॉक, और ये जो अटैचमेंट है वो क्या है? हिलम अटैचमेंट। और जस्ट इसके बाद जस्ट क्या है? इंटेग्यूमेंट्स, आउटर और एक इनर, एक बाहर वाली इंटेग्यूमेंट आउटर ये वाली पीली वाली, और एक अंदर वाली ये इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ये 3-4 है इंटेग्यूमेंट्स, कवरिंग है। माइक्रोपाइल ये ओपनिंग है, बीच की जो खाली जगह बच गई जहां से पॉलन ट्यूब अंदर आती है, क्या है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एंड, माइक्रोपाइल का जस्ट 180 डिग्री एंड होता है चलाजा, चलाजा एंड, चलाजा एंड यहाँ पे होगा। ये तो माइक्रोपाइल है, इसके जस्ट ऊपर एंटीपोडल्स जहाँ पे, देखो एंटीपोडल जहाँ पे हैं उस रीजन को बोलेंगे चैलेजल, चैलेजल एंड, ये सब नाम है इसके।
ओके मैम, आज के लिए इतना ही। सही है। तो हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं और आप लोग यहाँ तक नोट्स बना लेंगे। एंथर का स्ट्रक्चर, कॉलन ग्रीन का स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंस, देन पिस्टल और ओव्यूल का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स और डायग्राम। यहाँ तक आपको डायग्राम भी पूरे करने हैं।